नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां एमएलसी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वंशीधर ब्रजवासी की कार में टक्कर हुई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त है। कार में वंशीधर ब्रजवासी सवार नहीं थे। एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने हत्या की नीयत से टक्कर मारने का आरोप लगाया है। पटना से एमएलसी की कार लौट रही थी। कार में वंशीधर ब्रजवासी मौजूद नहीं थे। एमएलसी को पटना जंक्शन छोड़ मुजफ्फरपुर ये कार लौट रही थी, जिसकी टक्कर हो गई। और बताया जा रहा है कि बाल बाल कार में सवार एमएलसी के ड्राइवर और अंगरक्षक बचे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं वंशीधर ब्रजवासी। ये तस्वीर उनकी गाड़ी की दिखा रहे हैं। हालांकि वो गाड़ी में सवार नहीं थे, लेकिन उनके चालक और बॉडीगार्ड इसमें सवार जरूर थे, लेकिन बाल बाल वो बचे हैं। सारण के दीघा पहलेजा चेकपोस्ट के नजदीक ये भीषण टक्कर हुई। और देखिए, दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़े हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण को लेकर ग्रैब 4 लागू किया गया है। सभी तरह के निर्माण पर रोक लगी है। दिल्ली में ट्रक की एंट्री की बंद कर दी गई है। कई जगहों पर AQI 500 के पार पहुंच चुका है। बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। हाइब्रिड मोड में स्कूल चलेंगे। कक्षा 6 से 9 और 11वीं तक हाइब्रिड मोड में स्कूल चलेंगे। BS4 और उससे नीचे के डीजल भारी वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। दिल्ली में यो नॉर्मली वो 300 के ऊपर रहता है। इससे हमारे जो फ्रेंड्स लोग भी इनसे बात करते हैं। हमारा एक रीजनल ऑफिस भी है, तो उसमें हम बात करते रहते हैं। तो इससे एक तो बीमारी का धोखा बढ़ जाता है, और एक आपका कुछ न कुछ आपके बॉडीज में के कारण तकलीफ होती है। और पर्टिकुलरली जो एजेड लोग हैं या बच्चे लोग हैं जो स्कूल गोइंग है, उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। नॉर्मली जब हम लोग वॉकिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र के हिसाब से दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा ये दिख रहा है। यहाँ पे तो सांस लेने के लिए भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है। सो इम्प्रूवमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक एनवायरनमेंट बेटर रहता है, ह्यूमन का हेल्थ बेटर रहता है। पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब गले में कितनी चुभन सी लगती है गले में। जैसे लंबी सांस भरते हैं तो फिर लगता है कि हाँ कुछ। मैं तो कहता हूँ ऑड इवन भी स्टार्ट कर देना चाहिए, कि कहते हैं ना, जिससे कि कहते हैं ना पॉल्यूशन में थोड़ा हो, और लोगों को कुछ ऐसा कुछ पॉल्यूशन के लिए कुछ जलाना वलाना नहीं चाहिए, जिससे कि कहते हैं ना पॉल्यूशन में थोड़ा राहत मिले लोगों को ना। लोगों को इसके लिए कुछ सजग प्रयास करने चाहिए अपने से। हर बार हर चीज के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 लगाया कल से। अच्छा, आपको फर्क पड़ेगा? पहले भी कई कदम उठाए थे, अगर आप कामयाब रहे हैं। आई थिंक जो सवाल आपने किया है, एक आर्टिफिशियल रेन करके भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट था, जो कि इनका मतलब धराशायी हो गया है, फेल हो गया है, जिसके कारण लोगों को कुछ सांस लेने में भी तकलीफें हो रही थी। तो ये सारी चीजें जो है, पहले उनको ट्राइड एंड टेस्टेड करने के बाद ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए, दिल्ली NCR में ग्रैब 4 लागू है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। लोग बता भी रहे हैं कि सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, और ऐसे में कई महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए भी जा रहे हैं। कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि दिल्ली NCR में जो पोल्यूशन लेवल है इसी तरह से बना हुआ है। और देखिए, हद अभी इतनी ज़्यादा हो गई है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो सबसे सख्त पाबंदी है दिल्ली NCR में, ग्रैब 4, वो लागू कर दिया गया है। 461 है, और ये लगातार जो इसका ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में पोल्यूशन बहुत खतरनाक स्थिति में है। तो मौसम विभाग और जो संबंधित एजेंसीज की कल मीटिंग हुई, जिसमें सख्त पाबंदी ग्रैब 4 लागू की गई। तो उसमें जो ट्रेंड है वो ये है कि अभी कोई हवा नहीं चल रही है, और जो कोहरा है
वो बढ़ रहा है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो, और यही वजह है कि पोल्यूशन का लेवल भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया है। तो अभी ये मानकर चलिए कि कोई राहत अगले 1-2 दिन में फौरी राहत तो नहीं मिलने वाली है। हालांकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी राहत थी, लेकिन अभी और स्थिति आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा खराब है। पटना में AQI लेवल 500 तक पहुंच गया है। एयरपोर्ट और वेटनरी मैदान के आसपास की हवा लगातार खराब रह रही है। पटना की हवा सिर्फ खराब नहीं बल्कि जहरीली हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जहां पर एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। खासकर अगर ठंड के दिनों की हम बात करें तो ठंड के दिनों में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, लेकिन पटना की जो एयर क्वालिटी है वो सिर्फ खराब नहीं बल्कि जहरीली हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक अगर आप अभी सर्च करेंगे कि आपके आसपास की हवा कैसी है तो आपको ये साफ तौर पर नजर आएगा कि आपके आसपास की हवा, खासकर अगर आप पटना में रह रहे हैं तो जहरीली है। और ये देखिए, जैसे ही आप AQI चेक करेंगे, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और पटना में जो एयर क्वालिटी है वो 504 है। और अगर इस ग्राफ को हम देखें तो 1 से 50 तक गुड यानी ग्रीन दिखाई जा रही है, यानी एयर क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एयर क्वालिटी खराब होती जाती है। 50 से 100 ठीक ठाक और 100 से 150 पुअर यानी खराब, 150 से 200 अनहेल्दी, लेकिन 200 से 300 यानी वो खराब है। लेकिन 300 से जैसे ही ऊपर जाएगा वो जहरीली हवा है, यानी सांस लेने लायक भी वो हवा नहीं है। और फिलहाल पटना की जो हवा है वो सांस लेने लायक भी नहीं है, क्योंकि आंकड़े ये दिखा रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है। और यही वजह है कि लगातार पटना की हवा सही हो इसके लिए नगर निगम की तरफ से भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं, पेड़ पौधे हैं, वहां पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि जो धूल कण हैं जो हवा में तैरते रहते हैं जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। और सिर्फ सांस लेने में परेशानी नहीं, कई तरह की बीमारियों को भी खराब हवा यानी प्रदूषित हवा जन्म देती है। ऐसे में उस एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि वायु की गुणवत्ता थोड़ी ठीक हो सके। लगातार कोशिश के बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। सुबह सवेरे 500 के पार जो एयर क्वालिटी का जो आंकड़ा है वो दिखा रहा है, यानी पटना की हवा सिर्फ खराब नहीं बल्कि जहरीली हो गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, दिल्ली में आज कांग्रेस की रैली है। दिल्ली में कांग्रेस हुंकार भरने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस की हुंकार रैली, रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन होगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस की तरफ से, वोट चोरी के खिलाफ ये हल्ला बोल होगा। बिहार कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज कांग्रेस की रैली होनी है और शक्ति प्रदर्शन का भी एक मौका होगा। और बताया जा रहा है कि बिहार कांग्रेस से भी कई नेता इस रैली में शामिल होंगे। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। वोट चोरी के खिलाफ यह हल्ला बोल होगा। मोतिहारी के संग्रामपुर में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना के आधार पर जब पीएससी अधिकारी पंकज कुमार फर्जी नर्सिंग होम जांच के लिए पहुंचे तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते ही फर्जी नर्सिंग होम संचालक मौके से फरार हो गए। यहां ना तो डिग्रीधारी डॉक्टर है ना ही स्टाफ, जिसके बाद नर्सिंग होम को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं नर्सिंग होम संचालक की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सारा चीज दिखा रहे हैं जो मतलब अप्लाई किया गया है। न डॉक्टर यहाँ उपस्थित था, न कोई एनएम उपस्थित थी, न कोई जीएनएम। 3 ऑपरेशन किया गया है। गॉल ब्लैडर का हुआ ऑपरेशन, अपेंडिक्स का हुआ है और यूट्रस का हुआ है। पूरे अवैध तरीके से कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। हम इसे रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर को हम भेज देंगे। सर सील नहीं किया जा रहा है अभी? सील अभी नहीं किया जाए, कुछ टेक्निकल कारण के। आरा से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारी। श्राद्ध में आए युवक को गोली मार दी गई। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मुफस्सिल के भकूरा गांव की घटना है। अवैध संबंध में गोलीबारी का आरोप लगा है। तो श्राद्ध में आए युवक को गोली मार दी गई। अवैध संबंध में गोलीबारी का आरोप लग रहा है और इस शख्स का इलाज निजी अस्पताल में फिलहाल कराया जा रहा है। कि हमारी पत्नी से उसका कुछ अफेयर्स बहुत दिनों से था और पत्नी अभी सहार थाना में इसका ससुराल है, वहीं पर रहती है और कई बार हमने उसको मना भी किया था, लेकिन फिर भी मेरे पत्नी से वो बात करता था और हमको धमकी भी दिया था। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां एक जंगली हाथी दलदल में फंस गया। वन विभाग और इसकी टीम पहुंची है। खराब तबीयत और कमजोरी के कारण यह हाथी दलदल में फंस गया। मेडिकल की टीम इलाज कर रही है। 3 महीने से हाथी बीमार चल रहा था। वनतारा की टीम इलाज कर रही है। हाथी का रेस्क्यू जारी है। नीमडी चात्रमा गांव की यह तस्वीर है। तो खराब तबीयत और कमजोरी के कारण इस हाथी के फंसे होने की खबर। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ेंगे और ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वनतारा की टीम इलाज कर रही है। आप दवाइयों के बॉक्स देख रहे हैं और इसी के जरिए इलाज किया जा रहा है। आशीष जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, जंगली हाथी का इलाज किया जा रहा है, दलदल में फंसा है, किस तरीके से रेस्क्यू? जी बता दूं कि ग्रामीण लोगों ने जैसे ही हाथी को देखा कि धान के खेतों में एक जगह कादा था, उसी में दलदल में पूरी तरह से वो फंस गया है और उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी है। हालांकि सूचना मिलते ही डीएफओ और वन विभाग के तमाम अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 महीने से ये हाथी जो है ये चांडिल क्षेत्र में घूम रहा था और काफी बीमार था, जिसका इलाज लगातार जारी था, मगर ये कल देर रात जो है वो दलदल में फंस गया और इसकी सूचना जैसे ही वन विभाग को मिली तो उसके बाद टीम पहुंची हुई है, मेडिकल की टीम पहुंची हुई है, उसका इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही साथ 2 जेसीबी के माध्यम से उसको निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हाथी काफी बीमार और कमजोर हो गया है, जिसके चलते वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। हालांकि जेसीबी के माध्यम से उसे उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी लगातार जो है वन विभाग की टीम हो या रेस्क्यू की टीम हो वो वहाँ पहुंची हुई है और हाथी को दवा दिया जा रहा है, जिससे हाथी थोड़ा सा वो उठने का प्रयास करे, जिसके बाद उसे जेसीबी के माध्यम से वहां से निकाला जाएगा। मगर अभी भी जो है रेस्क्यू का जो प्रयास है वो जारी है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका आशीष। यूपी के सीतापुर में एक वीडियो काफी सुर्खियों में है। रेलवे कर्मचारी इंजन खड़ा करके सब्जी खरीदने के लिए चले गए। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रेलवे फाटक करीब 20 मिनट तक बंद रहा। आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खैराबाद के टप्पा खजूरिया क्रॉसिंग का वीडियो बताया जा रहा है। नालंदा के राजगीर में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर 8 अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शिलान्यास किया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद आज तक सिर्फ बाउंड्री वॉल कर इसे छोड़ दिया गया है। हालत यह है कि अब इस जमीन पर खेती हो रही है। ना तो प्रशासन ने इस पर रोक लगाई है, ना ही सरकार की तरफ से फिल्म सिटी के लिए कोई काम हो रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि अभी फिल्म सिटी नहीं बन रही है, इसलिए खेती कर रहे हैं। जिस दिन सरकार चाहेगी हम लोग जमीन छोड़ देंगे। लोग भी चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द फिल्म सिटी का निर्माण हो, ताकि पर्यटन के साथ रोजगार भी बढ़े। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं ये वही राजगीर है जहां पर फिल्म सिटी निर्माण को लेकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 अगस्त 2020 को नींव रखी थी और इसका शिलान्यास भी जो किया था, जिसके बाद जो है ये सब बाउंड्री वॉल जो करा दी गई। लेकिन अभी तक 5 वर्ष बीत गई, लेकिन यहाँ ना तो फिल्म सिटी बनी, ना लैंड बैंक बना, ना पब्लिक यूटिलिटी बनी। यहाँ 4 दीवारी जो है बनाकर जो है छोड़ दिया गया है और यहाँ जो है देख सकते हैं किस तरह से जो है ये फिल्म सिटी का जो जमीन है वो अधिग्रहण किया जा चुका था किसानों से। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। ये बताया जाए कि ये कौन सा जगह है, कौन सा गांव है? ठेरा हिंदूपुर। तो यहाँ फिल्म सिटी निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री जब आए थे तो यहाँ फिल्म सिटी में शिलान्यास किए थे, लेकिन फिल्म सिटी बना कि नहीं बना? नहीं बना, अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना। तो इस पर तो अभी खेती हो रहा है किसान लोग। हाँ, अभी तो खेती करिए रहा है, देख ही रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं ना कि फिल्म सिटी बने? तो हम लोग चाहेंगे ना, तो जमीनियत दे दिए हैं तो हम लोग तो चाहिए रहे हैं ना कि फिल्म सिटी बनना। क्या नाम है आपका? गनौरी राम। तो देख सकते हैं गनौरी राम जी है यहाँ पर। साफ कहना है कि हम लोग जब जमीन अधिग्रहण हो रहा था तो फिल्म सिटी के नाम पर तो हम लोग जमीन तो दे दिए, लेकिन अभी तक जो है फिल्म सिटी को लेकर जो है यहाँ पर
सरकार के द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। यहाँ जमीन जो है किसी तरह से जो है किसान जो है फिर से पहले की तरह जो है खेती करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जो लगातार जो है यहाँ पर जमीन जो है प्रति रहने के कारण जो है यहाँ किसान जो है जमीन अधिग्रहण के बाद बावजूद जो है यहाँ पर खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब फिल्म सिटी बनेगी तो हम लोग खेत जो है स्वेच्छा से छोड़ देंगे। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। ठंड के दस्तक के साथ ही पूर्वी चंपारण में विदेशी सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक मोतिहारी के केसरिया पहुंच रहे हैं, जिसमें जापान, भूटान, ताइवान, चीन, इंडोनेशिया सहित कई देशों के पर्यटक शामिल है। वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केसरिया बौद्ध स्तूप के चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि इसे और आकर्षक बनाया जा सके। जो पर्यटक बिहार घूमने आते हैं वो केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप आना नहीं भूलते हैं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इस तरफ आते हैं तो वो केसरिया में भी आते हैं, जबकि केसरिया जब तक इसकी खुदाई नहीं हुई थी तो बहुत मुश्किल था और कोई नहीं आता था। अब लगभग जितने भी जो ये बुद्धिस्ट ग्रुप्स हैं सारे इधर आते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि नगर और मंगुराहा के बाद गोवर्धना नए पर्यटन हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। गोवर्धना पर्यटन केंद्र को वन विभाग की ओर से नए तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। टूरिस्ट हब और टेंट हाउस के बाद अब थारू कॉटेज सैलानियों के लिए तैयार है। तो तस्वीर थारू कॉटेज सैलानियों के लिए तैयार है। बेतिया की तस्वीर जहां गोवर्धना की अब नई तस्वीर दिखाई देगी। नए तरीके से गोवर्धना को सजाया जा रहा है और ये सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे और बड़े ही आकर्षण का केंद्र ये जगह होगा।